चले स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे सीए फाउंडेशन का सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत से बच्चों को बिल्कुल इसमें दिक्कत बनी रहती है। वो कहते हैं सर मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है, सर बार बार पढ़ा दीजिए, बार बार पढ़ा दीजिए। मैं 2-3 बार भी किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उसको वो भी कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फंस रहा है। ठीक? तो बस आपको अगर आपको साथ भी अगर आपको समझो ये दिक्कत है ना, प्रोबेबिलिटी फंस रहा है अगर आपको, तो आपको करना क्या है, आपको बस इस वीडियो पे बने रहना है। आपकी 90% दिक्कतें मैं सॉल्व करूंगा। 10% की गारंटी मैं क्यों लेता हूँ, वो 10% दिक्कतें तभी सॉल्व होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अब हमारे पास वो टाइम ही नहीं है कि मॉड्यूल लगाए, मॉड्यूल के लिमिटेड क्वेश्चन लगाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा मॉड्यूल आईसीआई का मॉड्यूल आपके लिए गीता कुरान सब कुछ है, लेकिन अब उस मॉड्यूल के अलावा आपको लास्ट 5 to 10 ईयर्स की जितनी भी मैथ्स की एमटीपी हैं और जो पेपर्स आपको बाहर लाने को मिले हैं वो लगाने हैं। ठीक है, वो लगाने हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं तुमको मतलब बताऊं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, है ना। हिंदी में अगर किसी को प्रोबेबिलिटी का मतलब जानना हो ना, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालें, हम संभावना निकालें। किसी भी चीज के होने की संभावनाएं कितनी है, वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी क्या निकाले, किसी भी चीज के होने की संभावना। ठीक, अब ये जो संभावना है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये किसी भी इवेंट की निकलती है। ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो संभावनाएं हैं, ये किसी भी इवेंट की निकलती हैं। इवेंट इवेंट यानी कोई भी घटना या दुर्घटना, जिसको तुम किसी भी चीज की हैपनिंग या फिर मिस हैपनिंग को हम लोग इवेंट कहते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट यानी कोई भी हैपनिंग या कोई भी मिस हैपनिंग, कोई भी घटना या दुर्घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक, अब इवेंट बहुत तरीके के होते हैं। जैसे तुम्हारी शादी हो गई, वो एक इवेंट है ना। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, वो एक भाई इवेंट है। तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आ गए, वो एक इवेंट है। ठीक, इवेंट बहुत सारे तरीके होते हैं, शादी बारात, है ना। हम लेकिन मैथ्स में हम उस इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मैथ्स में हम लोग कुछ इवेंट्स जो यूनिक इवेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी संभावनाएं निकाली जा सकती है। ठीक, अब कभी भी तुम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, मैंने क्या बोले, इवेंट जो निकलेगा, जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो किसी भी इवेंट की निकलेगी। अब किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, एक बहुत सिंपल सरल शब्दों में समझते हैं। आप देखो, मैं ले लेता हूं कलर ग्रीन। ठीक, अब जैसे मैंने एक इवेंट ले लिया टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। भाई ये एक इवेंट है जहां पे आपने एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन को, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन मतलब एक बार सिक्के को उछाला गया है। तो जब सिक्के को उछाला गया तो क्या क्या इवेंट क्या हो गया, यहाँ पे सिक्का उछालना, है ना, या इसको इवेंट कह दिया, एक एक्सपेरिमेंट कह दिया। ठीक, अब जब मैंने सिक्का उछाला तो वहां पे दो आउटकम्स निकले। एक आउटकम को हमने कहा हेड और एक आउटकम को हमने कहा टेल। ठीक, जितने भी आउटकम्स निकले उनका हमने बना लिया एक कलेक्शन, उनको उठा के लिख लिया कर्ली ब्रैकेट में। ये कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। कलेक्शन, जो जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं एक इवेंट के, एक एक्सपेरिमेंट के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हो गया। ठीक, अब तुमसे बोल रहा था कि तुमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की। तो अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हेड हो गया एक। ठीक भाई, एक ही तरीका जिससे हेड आ सकता है। तो मेरे लिए देखो फेवरेबल आउटकम हो गए एक, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम्स हो गए, दो। सैंपल स्पेस में दो आउटकम हो गए, वो टोटल आउटकम हो गया। भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी
1/2। ये आपका इवेंट है और ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, मैंने आपको अभी दो शब्द क्लियर किए। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फेवरेबल आउटकम उसमें से कैसे देखना है, टोटल आउटकम कैसे देखना है। ठीक, अब जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी अगर तुम किसी भी इवेंट की निकाल रहे हो तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालो वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, जहां पे 0 और 1 इंक्लूडेड होते हैं। जहां पे 0 और 1 क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में, जैसे 1/2 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 क्या है, 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसी बात को देखते हुए कुछ अलग अलग तरीके के इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में जब भी हम लोग बात करते हैं तो कुछ अलग अलग तरीके के इवेंट्स, जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ इवेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है, ऐसा इवेंट जिसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाली और वो 0 आ जाए, उस तरह के इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट यानी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। दूसरा उसको कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी ऐसा इवेंट जहां पे किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। 1 हो जाए मतलब वो होगा ही होगा, मतलब श्योर है भाई ये तो होगा ही होगा। जैसे अगर मेरा एक बॉक्स था, मैंने उस बॉक्स में भाई 10 ब्लू बॉल डाल दी और सिर्फ ब्लू ही बॉल है। अब तुमसे कोई बोला ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने की क्या होगी, 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि ब्लू ही बॉल पड़ी है और ब्लू ही बॉल निकाला है। 10 ब्लू बॉल से फेवरेबल आउटकम 10, टोटल भी कितनी है 10 ही, तो 10/10 1 आ गया। ये श्योर है क्योंकि तुमको मालूम है, जहां पे तुम श्योर होते हो ना वहां पे तुम बोलते हो ये तो होगा ही होगा, मतलब वो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। ठीक, अब तुमने बोला एक सिक्के को उछाला, सिक्का खड़ा हो जाए, है ना भाई। शोले पिक्चर तो नहीं चल रही है ना, शोले पिक्चर देखी होगी भाई, सिक्का उछाला खड़ा हो गया, है ना, या सिक्का नीचे आया ही नहीं ऊपर चलता चला गया, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, तो ये कैसे इवेंट्स हो गए, इम्पॉसिबल हो गए इवेंट हो गए। जो इम्पॉसिबल है उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक, अगर 1 है तो श्योर। ठीक, थर्ड आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसे दो इवेंट्स, है ना, ऐसे इवेंट मतलब ऐसे दो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब उनका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए 0 आ जाए। दुकानों के बाद लिखा होता है एक्सक्लूसिव कलेक्शन अवेलेबल, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कपड़े उस दुकान पे मिलते हैं वैसे ब्रांडेड कपड़े कहीं और नहीं मिलेंगे। तो उस तरह के इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी ऐसे दो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक, अगर याद रखना चाहो तो छोटा सा लिख सकते हो यहां पे, नथिंग इज कॉमन। फिर अगला इवेंट आता है उसको कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट फैन देखा है, एग्जॉस्ट फैन भाई आपके बाथरूम में, आपके किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है, जो रूम के अंदर हवा है वो सब उठा के बाहर फेंक देते हैं, जितनी भी गर्म हवा है, जितना भी अंदर स्मोक और जितनी भी बैट्समैन सब होती है ना, सब उठा के बाहर फेंक देते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट
ठीक। तो सेम एग्जॉस्ट क्या करेगा, एग्जॉस्ट क्या करेगा, अगर तुमने ए और बी दो इवेंट्स लिए तो जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी के पास है वो सब कुछ उठा के दे देगा। मतलब अगर तुमने प्रोबेबिलिटी में ए और बी को जोड़ा यानी यूनियन किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अगर तुमने ए यूनियन बी निकाला दो इवेंट्स का तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। और ये क्या है, यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक। लास्ट टाइप ऑफ इवेंट आता है उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हो गया जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो ही बी की प्रोबेबिलिटी है, वो ही सी की प्रोबेबिलिटी है एंड सो ऑन। मतलब ए की जो प्रोबेबिलिटी है और बी की प्रोबेबिलिटी, अगर ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों बिल्कुल सेम इवेंट्स हैं। ठीक। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट मान लें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है तो इसको ए यूनियन बी का सेट्स का फॉर्मूला याद करेंगे। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या सेट ए प्लस सेट बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। यूनियन, कभी कभी यूनियन ही लिखता है, लिख देता है ए और बी या एटलीस्ट one of the two events, one of the two events। ठीक, ये भी यूनियन है। एंड भी कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया, लिखा था ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक, बोथ ए बी, बोथ ए बी, ये भी क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक। तो अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक और बात, अगर यही चीज प्रोबेबिलिटी 3 सेट के केस में पूछ रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट के केस में पूछ रहा हूं, ठीक, तो ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये भाई 3 सेट के लिए फॉर्मूला हो गया। इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पेपर में। तुम अब की बार का सितंबर में सितंबर 25 में देखोगे तो इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 3 के सेट में 3 लोगों के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए क्या, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्वेश्चन ने बता दिया तो आपको मालूम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जहां पे ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा और वहां पे एक थ्योरम लग जाएगी। थ्योरम कहती है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, ये एडिशन थ्योरम क्या कहती है, एडिशन थ्योरम तभी लगेगी जब आपका लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, लिखा होना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक, तो एडिशन थ्योरम के हिसाब से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालता हूं तो ये सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाएगा, बस। ठीक, बस। ठीक, मतलब इंटरसेक्शन गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया, क्योंकि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलता ही है कि इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, तो ये भाई हट गया, ये 0 हो गया, तो अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर मैं इसको आपके लिए किसी कलर से कर दूं तो ये कलर होगा ये वाला ब्लू कलर से, मैंने इस पे बादल बना दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी थ्योरम होती है जो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरी थ्योरम होती है जो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। लेकिन ये चीज तब होगी जब आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड हो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमारा एक थ्योरम लगेगी, उस थ्योरम को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये तभी लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, तभी लगेगी जब क्वेश्चन में लिखा आएगा इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ना, लिखा आएगा। अगर नहीं लिखा आएगा तो दोनों में से कोई थ्योरम नहीं लगेगी। लिखा है एक्सक्लूसिव तो एक्सक्लूसिव की एडिशन लगाएंगे, लिखा है मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, या क्वेश्चन सॉल्व करके ये मालूम चल रहा है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तब एडिशन लगेगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो तभी लगेगी जब इवेंट इंडिपेंडेंट लिखा होगा। मेरी बातों पे बहुत फोकस करिए, है ना। ये एक वन शॉट रिवीजन है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन वन शॉट रिवीजन तभी वन शॉट काम करेगा जब आप मेरी बातों को, मेरे शब्दों को कान में लीड लगा के बहुत अच्छे सुनेंगे। अब इसको भी अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना, आधी अधूरी बातों पे चीजें करी तो बहुत दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक हो गया बेसिक प्रोबेबिलिटी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो कहते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आरपीडी का फॉर्म है रैंडम प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई इसको एसपीडी पावर रेंजर मत समझ लेना, है ना। आरपीडी है, आरपीडी पावर रेंजर, है ना। तो ये आरपीडी यहाँ पे पावर रेंजर नहीं है, यहाँ पे क्या है, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, किसका, फाइंड द रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉसिंग ऑफ, या ऐसे लिखो, ऑफ getting head in tosses of two coins। ठीक, सिक्के को दो बार उछाला गया है, मेरे को रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्या, हेड आने का। तो अगर सिक्के को दो बार उछाला गया है तो रैंडमली x जो होगा वो मेरे हेड को दिखा रहा होगा, क्योंकि रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, हेड आने का, तो x मेरा हेड हो जाएगा। अब रैंडमली अगर मैं हेड आना से देखूंगा तो रैंडमली हेड आना कैसे निकाला जाए, तो रैंडमली हेड या तो एक भी हेड नहीं आएगा, जीरो हेड, या तो एक हेड आएगा या तो दो हेड आएंगे, इससे ज्यादा हेड नहीं आ सकते हैं क्योंकि सिक्का ही दो बार उछाला गया है। ठीक, अब अगर मैं तुमसे बोलूं सिक्का दो बार उछाला गया और सैंपल स्पेस बनानी है हेड आने की, तो हेड आने की सैंपल स्पेस बन सकती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब जीरो हेड का अगर केस लिखना हो तो जीरो हेड इस वाले में आ रहा है, जीरो हेड किसी इसमें आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, इस कॉलम को बना लिया px का कॉलम। फिर एक हेड देखो इस केस में आता है और इस केस में आता है, दो में आता है, तो एक हेड 2/4। ठीक, दो हेड इस केस में आ रहा है बस, तो 1/4। अब ये आपकी रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब अगर आपको जानना है, अगर आप जानना चाह रहे हैं आपने टेबल सही बनाई है गलत, तो हमेशा याद रखिएगा इस px कॉलम का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो ये टोटल हमेशा 1 के बराबर रहता है। तो जरा जोड़ो 2 1 3 1 4, 4/4 यानी इसका टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया, कोई दिक्कत। ये रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पेपर एमसीक्यू है तो टेबल बनाने को तो पूछेगा नहीं, है ना। इतना अच्छा तो आईसीए है ही नहीं कि टेबल बताओ कैसे बनी, टिक करो ऑप्शन। ठीक, तो वो तो नहीं पूछेगा तुमसे। वो पहली चीज क्या पूछेगा, पहली चीज पूछेगा कि मीन निकालो, मीन निकालो। यहाँ पे मीन को हम लोग म्यू से नोट करते हैं, मीन को यहाँ पे कैसे नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी म्यू से। वहीं पे सेंट्रल टेंडेंसी अगर पढ़ रहे होते हैं तो मीन को किससे नोट करते हैं, तब मीन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, x बार से। दोनों में अंतर समझना, म्यू पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। अब मीन पूछ रहा है तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन
x इंटू पी एक्स, जो तुमने दो कॉलम बनाए होंगे ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मीन निकल आएगा। तो अगर आपसे मीन पूछ रहा है तो पहले तो टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो मैं टेबल बनाया, टेबल में x इंटू पी एक्स ये कॉलम बना दिया, हो गया 0, हो गया 2/4, 2/4 इंटू 1 2/4, हो गया 2/4। जोड़ोगे तो 2 + 2 4/4, भाई मीन भी मेरा 1 आ गया, मीन मेरा 1 आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे मेरा मीन आ गया 1, ये मीन निकाले हम लोग। अब किस्मत की बात थी कि ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं लिखा है कि x p x भी मतलब मीन और ये सेम होते हैं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक। फिर दूसरी बात वो पूछ रहा है वेरिएंस निकालना, दूसरी चीज जो पूछ रहा है वेरिएंस निकालना, यानी सिग्मा स्क्वायर निकालना। अगर वेरिएंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा, px से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस कर देना है जो आपने मीन निकाला है उसके स्क्वायर से, है ना, माइनस कर देना है मीन के स्क्वायर से। तो आप एक नया कॉलम जरूर बनाना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए, x स्क्वायर px, मतलब मन में स्क्वायर करते चलो, या तुमको अगर अलग से लगता है तो यहाँ पे कॉलम बनाना x स्क्वायर का 0 1 4, करो मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इंटू px तो 0, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 4 इंटू 1/4 इज 4/4, ऐड कर लोगे 6/4, 6/4 अपॉन मीन कितना आया था 4/4, यानी -1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, 6/4 करोगे 1.5 -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया मेरा वेरिएंस 0.5, ये मेरा वेरिएंस आ गया। सिंपल इजी वेरिएंस निकालना। तीसरी चीज जो पूछेगा वो पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ 0.5 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चौथी चीज वो पूछेगा, यही भी लिख रहा हूं कि आपके पास एक ही उसमें रहे, चौथी चीज वो पूछेगा, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, चौथी चीज वो पूछेगा, फोर्थ चीज वो पूछेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ex, ये पूछेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ नहीं होती है, वो मीन के ही बराबर होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ नहीं होती है, वो क्या होती है, मीन ही होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं और फॉर श्योर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इतना टेबल के साथ ये 4 पॉइंटर प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मूले के साथ हम क्वेश्चन आपको सिखा देंगे, है ना। अभी हम एक वीडियो एक डे लेके आएंगे जिसमें हम पीएनसी जो हमने नहीं पढ़ा और प्रोबेबिलिटी पढ़ा, सबके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, क्योंकि पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे टॉपिक हैं तो बहुत मिलते जुलते हैं, तो सबके लास्ट 5 इयर्स के पेपर से क्वेश्चन लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक। हो सकता है अगले वीडियो में, उसके अगले वाले डे में, ठीक। बस आपको करना क्या, हर डे की पहले थ्योरी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक। ये वन शॉट हो गया, ठीक ठीक। अब इसके बाद लास्ट चीज जो प्रोबेबिलिटी बचती है वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। डायरेक्ट कैसे आएगा मैं दिखाता हूं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां पे आपके दो इवेंट्स दिए हो, कैसे इवेंट, कितने इवेंट दिए हो, दो इवेंट, 2 इवेंट्स आर गिवन, 2 इवेंट्स आर गिवन, ठीक। मान लेते हैं ए और बी, ये दो इवेंट दिए हैं, जिसमें ए जो है वो क्वेश्चन बता दिया ए इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। मान लेते हैं जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछाला और हेड आ गया है, अब हेड आ गया है तो अगली बार जब सिक्का उछलेगा उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक इवेंट हेड हो चुका है, अब दूसरी बार जब सिक्का उछाल जाएगा उसमें टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जानी। तो एक चीज हो चुकी है, उस चीज को होते हुए मेरे को दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वहां पे मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, अब ये हो चुका है तो मेरे को बी निकालना है, बी निकालना है, ये ए हो चुका है, तो इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी/ए, लिखेंगे कैसे, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ए ऑलरेडी अकर हो चुका है तो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन चीज देखेंगे ए और बी में और डिवाइड कर देंगे ए से, ए से क्यों, जो चीज पीछे है वो चीज डिवाइड में रहेगी, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b निकालना है, a/b निकालना है, a/b का क्या मतलब है, a की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब b हो चुका है, b अब हो चुका है, उल्टा भी हो सकता है, b हो गया a निकालो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन के ऊपर तो नहीं बदलेगा पर नीचे डिवाइड बदल जाएगा, क्योंकि पीछे अब b आ गया तो डिवाइड में नीचे b चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत, इतनी बात आसान, इतनी बात आसान, इजी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है, एक छोटी सी बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन वहां से आता है कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे ही मैंने शब्द सुना इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट, तुरंत पहले तो मेरे को एक थ्योरम याद आ जानी चाहिए। कौन सी थ्योरम? अभी मैंने बात करी थी, कौन सी थ्योरम पे बात करी थी? उस थ्योरम को उन्होंने कहा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तभी लगती है जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी, इससे बराबर होता है ए इनटू बी के। तो अब तुमको बता दिया गया इवेंट इंडिपेंडेंट है, इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब तुमको A इंटरसेक्शन B तो तुमको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर हो जाएगा। ये B स्लैश A का फॉर्मूला चल रहा है ना। मैंने A इंटरसेक्शन B को हटा के P A P इनटू P B लिख लिया। यहाँ लिख दिया कि मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, अपॉन PA PA कट गया। तो अब B स्लैश ए किसके बराबर हो गया? B स्लैश ए सीधा सीधा B के बराबर हो गया। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो B स्लैश ए क्या होता है? B स्लैश ए B के बराबर हो जाता है। और सेम अगर इसी चीज को सॉल्व करते और A स्लैश B निकालते, A स्लैश B निकालते तो A स्लैश B कुछ ना होता, वो PA के बराबर आता। सेम सॉल्व करके देख लेना। अब PB कट जाएगा, PA रह जाएगा। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी का आएगा, या तुमको A इंटरसेक्शन B और PA दे देगा, B स्लैश A पूछेगा, या नहीं देगा इंटरसेक्शन तो यूनियन दे देगा, A बता देगा B बता देगा। पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा किस फॉर्मूले से? ये वाले फॉर्मूले से, है ना। यूनियन दे देगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और फिर हम इस वैल्यू में रख देंगे, B स्लैश A आ जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, थोड़े कम है। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से लिखें। फिर एक छोटी सी बात, अब जब भी हम लोग इवेंट्स के बारे में पीछे बात कर रहे थे तो इवेंट्स कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे कॉइन। तो कॉइन के लिए तो सबको मालूम है, कॉइन के लिए भाई अगर एक बार कॉइन उछाला तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये सैंपल स्पेस बन गई। दो बार उछाला तब भी लिख सकता हूँ, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ठीक, तीन बार उछाला तब भी लिख सकता हूँ मैं, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है ना, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक, या टेल 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 आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है। ठीक, टोटल 8 बन सकते हैं। अब इतने ही बनेंगे ये जानने के लिए, अगर आपका कॉइन का केस आ रहा है और आपको सैंपल स्पेस लिखनी है तो सैंपल स्पेस ये होता है 2 की पावर n। तो सिक्का 3 बार उछाला गया था, 2 की पावर 3, 8 सैंपल स्पेस बनाए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो तुम कभी-कभी तुमको लिखने की जरूरत नहीं होती, तुमको देख के सिर्फ टोटल आउटकम चाहिए तो तुमने टोटल आउटकम बता दिया 2 की पावर 3, 4 और चलेगा तो 2 की पावर 4 16 आउटकम बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये कॉइन का केस हो गया। दूसरा केस आता है, उस केस को हम लोग कहते हैं डाइस का केस। डाइस का केस, डाइस के केस में क्या होता है? डाइस के केस में क्या होता है? अगर डाइस एक बार रोल करी गई है तो सैंपल स्पेस लिखना इजी है, 1 2 3 4 5 6। दो बार रोल करी गई है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसे 1 1 1 2 ऐसे डॉट 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 लिखना पड़ेगा 6 6 तक बैठ के, है ना। बहुत सारे बन जाएंगे। कितने बनेंगे अब वो जानना है। तो डाइस के केस में अगर आपको सैंपल स्पेस जाननी है, डाइस के केस में तो वहां पे फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। डाइस के केस में सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6 की पावर n। ठीक है, ठीक है। डाइस के केस में तो देखिए यहाँ पे डाइस दो बार रोल करी गई थी तो 6 की पावर 2 यानी 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड केस आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड केस। उस केस को हम लोग कहते हैं कार्ड्स का केस। ठीक, कार्ड यानी जुआ वाला कार्ड, दिवाली पे खेलते हैं बैठ के, है ना। दिवाली वाला कार्ड की बात कर रहा हूँ, वो पावर रेंजर वाला कार्ड या डोरेमोन वाले कार्ड्स, वो प्लेइंग कार्ड्स की वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ असली पत्तों की बात कर रहा हूँ, जिससे जुआ खेला जाता है ना। हमको जुआ खेलना है
ठीक है। तो अब जुआ खेलना है और कार्ड्स का केस आ रहा है, तो कार्ड्स तुम पहले तो ये मान करो तुम्हारे जुए में तुम्हारे कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, इन टोटल 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ पत्ते रेड होते हैं, कुछ पत्ते रेड होते हैं, कुछ पत्ते ब्लैक होते हैं, है ना। कुछ पत्ते लाल होते हैं, कुछ पत्ते सफेद होते हैं। लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते भी 26 होते हैं। 26 पत्ते बटे होते हैं। ये 26 पत्ते दो हिस्सों में जाते हैं। एक कुछ पत्ते होते हैं हार्ट के, दिल के, हार्ट है ना, दिल बना होता है उन पत्तों पे। और कुछ होते हैं डायमंड के, है ना, जो तुम गर्लफ्रेंड को देते हो अपने, है ना, जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो या आप अपने बॉयफ्रेंड को देते होंगे डायमंड। भाई हर चीज वाई मतलब वो है ना कि हर मतलब सारा फन से लड़के के होता है। हमारी लड़कियां भी आजकल बहुत तेज है, वो भी दे सकती हैं, ठीक है। तो लड़के जो हीरे की अंगूठी देते हैं वो वाले डायमंड, या जो लड़कियां अपने लड़कों को देती होंगी वो वाला डायमंड, ठीक है। तो हार्ट और डायमंड या रेड पत्ते दो हिस्सों में बटे होते हैं। सेम ब्लैक दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक को कहते हैं स्पेड, है ना, कुछ ऐसा पत्ता होता है ना, चिड़ी जैसा, इसको हिंदी में चिड़ी कहते हैं, ठीक। और क्लब, ठीक, ये पत्ता ऐसे होता है ना, कुछ ऐसा होता है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक। तो ये क्लब, ठीक। हार्ट के पत्ते 13 होते हैं, डायमंड के पत्ते 13 होते हैं, स्पेड के पत्ते 13 होते हैं, क्लब के पत्ते 13 होते हैं। ये दोनों ब्लैक, ये दोनों रेड, ठीक। अब ये 13 पत्ते कैसे डिवाइडेड होते हैं? पहला सबसे बड़ा पत्ता होता है एस, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होता है, 1 को एस कहते हैं, ए लिखा होता है जिसमें किंग, क्वीन और जैक ये फेस कार्ड्स होते हैं। ये कौन से कार्ड्स होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, इनमें फोटो छपी होती है, इन पे फोटो छपी होती है, फेस कार्ड्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक। किंग, क्वीन, जैक। अब कोई पूछे फेस कार्ड कितने होते हैं, तो ये फेस के लिए 13 पत्ते भाई हार्ट के भी होंगे, डायमंड के भी होंगे, स्पेड के भी होंगे, क्लब के भी होंगे। तो फेस कार्ड 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3, 6, 9, 12 सारे पत्ते 4 होते हैं। कोई मुझे एस कितने होते हैं, तो एस 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। कोई दिक्कत जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर मैं सच में बोलूं ना तो अल्लाह पाक कसम इससे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं है। वन शॉट क्विक रिकैप है ना। इस वीडियो को एज अ रिकैप देखिए, है ना, एज अ रिकैप। हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर अलग अलग तरह की इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने कुछ स्पेशल थ्योरम देख ली, है ना, और कुछ स्पेशल जो सेट से फॉर्मूला निकल के वो देख ले जो प्रोबेबिलिटी का। फिर रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, क्या क्या निकालना है, मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख ली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो b/a/b किसके बराबर होगा वो देख लिया। फिर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट देख लिए, जैसे कॉइन, डाइस, कार्ड, बॉल हो, इसी में दिक्कत रहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा सच में प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इतनी बात मेरे साथ सीख ली प्रोबेबिलिटी में, आप सीधा 5 साल के क्वेश्चन उठाइए, मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाइए, लगाइए। 10% मैंने बोला 90% मैंने आपको चीजें करा दी, 10% आपकी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। प्रैक्टिस, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको डाउट आता है, कोई दिक्कत है, तो भाई ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ना, आप कहीं पे भी मेरे साथ जोड़ सकते हैं, है ना। नाम मेरा यश निगम, आप मेरे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है। अगर उससे भी मत नहीं चलता है तो आप हमारी लाइव क्लासेस, हमारा फास्ट ट्रैक बैच परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको दोनों नहीं करना है तो भी टेंशन मत लीजिए, यश है आपका बड़ा भाई, है ना, आपका दोस्त, आपका सब कुछ, है ना, आपका वेल विशर है। बस आप मेरे साथ इस नंबर पे जुड़े रहिए, है ना। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मेरा हैंडल पे जाएंगे TR_यश निगम, है ना, आप ढूंढेंगे मैं इंस्टा पे मिल जाऊंगा, मैं आपको वहां पे भी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक। जहां चाहे मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जीमेल पे जुड़ना चाहते हैं तो भाई मेरी जीमेल आईडी है yash28june@gmail.com,
जहां भी आप जुड़ना चाहें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को अपना बड़ा भाई दोस्त जो मानते हो माने, तो बस मान के बस शुरू हो जाए। अभी भी हमारे पास जनवरी 26 में लगभग 40 दिन से ज्यादा है, किसी ने अभी भी पढ़ाई नहीं चालू करी, अब चालू करेगा, बस मेरे साथ बना रहे, है ना, आप बस लगा रहे। बस ये मेरी एक बात मानो कि आपका बड़ा भाई कह रहा है कि आप पढ़ लेना चाहिए, है ना, अब पढ़ ले। अब कुछ भी हो जाए ना, हमको इस जनवरी 26 में क्वार्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्वार्टर चार्टर्ड बनना है। क्वार्टर क्यों? है ना भाई, सीए फाउंडेशन क्लियर होगा तो भाई क्वार्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इंटर क्लियर होगा तो हाफ, फिर फाइनल क्लियर होगा तो फुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो अभी हमें क्वार्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको इस जनवरी 26 में बनना ही बनना है। ये बात बिल्कुल आपको मेरी तरफ से मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए, मोटिवेशन ले आए आप, है ना। आपको कोई मोटिवेशन दे, कोई लाइन नहीं मेरे पास, ना मैं बोलूंगा, ठीक है। अब वो मोटिवेशन खुद से आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। बस इतनी बात समझिए, आपको जहां दिक्कत होगी मैं हूं आपके पीछे। क्यों हूं? क्योंकि बस ये भरोसा रखो, ये भरोसा रखो, ये है आपके पीछे कोई, है ना। आपको लगता है, आपको रात को भी कभी बहुत टेंशन हो रही, सर कैसे निकलेगा, उसके लिए भी आप फोन मिल रहा हूं, मैं बिल्कुल पर्सनली आपके लिए खड़ा हूं, है ना। आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त खड़ा है ना। बस यश पे भरोसा रखें, है ना, मुझ पे भरोसा रखें, बाकी यश की फौज सब संभाल लेगी, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और छोटा सा कमेंट मेरी मोटिवेशन के लिए आप लिख दें। चलिए टाटा बाय बाय।